चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 करा दिए हैं। आज हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेकर के जा रहे हैं, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। आज हम आपको राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल 19 और इसके आगे के 19, 20, 21, 22 कराएंगे। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शुरुआत करते हैं इसी आर्टिकल से। राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आपको, पहली बात तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 डन। लेकिन ये कैटेगरी, ये क्लास ऑफ आर्टिकल कौन सा है? राइट टू फ्रीडम का ही ये क्लास है। इसमें आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये आर्टिकल्स फॉल करते हैं राइट टू फ्रीडम की क्लास में। उसमें जो पहला आर्टिकल ही है आर्टिकल 19, वो आपको इस तरह की राइट टू फ्रीडम के तहत ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। दीज आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इनको मैं एक सीक्वेंस में जस्टिफाई करूँगा। राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, or right to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business. ओके, सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये राइट्स हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये नहीं मिले। ये पहली चीज़ जस्टिफाई मैं कर दूंगा कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही क्यों मिले। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं या उनके द्वारा इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ में अगर कोई शेयर होल्डर्स हैं उनको मिले हैं। शेयर होल्डर्स कहीं के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये राइट्स इंडियन सिटीजन को मिले हैं। ये राइट फॉरेनर्स को यानी कि एलियंस को नहीं मिले हैं, और ये राइट लीगल पर्सन को नहीं मिले हैं। 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी को मिले हैं? ओनली सिटीजन्स। ये किसके अगेंस्ट मिले हैं? ओनली स्टेट। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको यहाँ पर रखना था। बाकी ये डिलीट हो गया है, ये मैं लिख दूंगा, मेरी इसी के साथ लग करके अप्लाई डिलीट हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस तरह के राइट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये सीक्वेंस समझें, फिर इसमें हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आगे पढ़ेंगे इस तरह से डिटेल में। ये डिलीट करके फिर बाकी भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, आप सभी कहते हैं ना कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल के तहत कवर होती है। ओके, इसी के अंडर कवर होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप जब कुछ बोल रहे हैं, नेचुरली आप अपने भीतर की किसी भी तरह की इच्छा को, सोच को, विश्वास को, मत को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो स्पीच के साथ यहाँ पर एक्सप्रेशन जोड़ा गया है। इस बात को क्लियर हुआ? किसी तरह की कोई टेंशन? ये बहुत महत्वपूर्ण राइट है। आई बात समझ में? आपको अपने विचार रखने की, किसी के साथ वार्तालाप करने की, बात करने की पूर्णतः आज़ादी है। जब तक आप विचार ही नहीं रखेंगे किसी के सामने, आप अपना मत नहीं समझाएंगे, बात नहीं करेंगे, वाद नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि आप जुड़ें लोगों के साथ। समझ आई? अब मान लीजिए इस क्लास में सपोज़ कीजिए कि 20 लोग हैं, मैंने अपने विचार रखे, मेरी उस आइडियोलॉजी के साथ, मेरी सोच, समझ और मत के साथ 10 लोग जुड़े। अब हम 10 लोग बाहर अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, अपनी बातचीत करना चाहते हैं, तो एक सभा बनाना चाहते हैं, असेंबली, हमारी एक यूनियन बनाना चाहते हैं। वहाँ पर वो यूनियन बना करके हम मौन खड़े हैं, एकदम चुप खड़े हैं, आपस में वार्तालाप ही नहीं कर पा रहे। तो क्या राइट टू असेंबली जो है वो पहले आ सकता था? नहीं, पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही आना था, फिर ही राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स आना था। मान लीजिए कि इसे पहले दे दिया जाता और राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता, तो फिर क्या होता? हम आपस में जुड़ के खड़े तो होते, पहले तो हम जुड़ते ही किस आधार पे? आपस में। मान लीजिए किसी ने हमें कमांड दे दी कि आप सारे जुड़ जाएं, और हम जुड़ गए, लेकिन हम आपस में जब बातचीत ही नहीं कर पा रहे, हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि जुड़ने का आधार क्या था, तो वह जुड़ाव रह नहीं पाएगा कभी भी। हम जुड़ते हैं विचार साझे करने के लिए, किसी एक गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। यानी कि अगर हमें कोई एक
एम, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसके लिए तहत हम आपस में जुड़ने का काम करते हैं। समझ आई? और जुड़ते हुए हम एक मार्ग पे चलते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये एक हमारे एफर्ट्स होते हैं। उसके लिए हमें एक दूसरे के मत को समझना है, बातचीत करनी ज़रूरी है, अपने विचार रखने ज़रूरी हैं। इसलिए पहले आपके सामने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, फिर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपको जब सभा के रूप में जुड़ना है, आपको जब किसी भी फॉर्म में असेंबल होना है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि आपको आर्म्स यूज़ नहीं करने। लेकिन अब आप देखेंगे, सपोज़ कीजिए कि मैं भारत में ही सिख कम्युनिटी की बात करूँ। जब आप आगे बढ़ेंगे और आपको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के आर्टिकल्स मिलेंगे, उसमें आपको आर्टिकल 25 के तहत एक कंसेप्ट मिलेगा कि आर्टिकल 25 में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में एक एक्सप्लेनेशन है कि जो सिख कम्युनिटी है वो कृपाण धारी कर सकते हैं, क्योंकि वो कृपाण उनके राइट टू रिलीजियस प्रोफेशन, यानी कि अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के रिलेटेड बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वो इंटेग्रल है उनकी धार्मिक मान्यता से। इसके लिए वो कर सकते हैं। अब ऐसे सिख कम्युनिटी के मान्यता रखने वाले लोग मान लीजिए 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में जुड़ रहे हैं अपने सिख इंस्टीट्यूशंस में, मान लीजिए गुरुद्वारा में जुड़ रहे हैं या कोई सिख प्रोसेशन हो रहा है और वहाँ पर उन सभी ने कृपाण धारी की हुई है सपोज़ करिए, तो उस असेंबली पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि उस कृपाण को धारण करने का उन्हें एक एक्सप्लेनेशन के वाया चांस देता है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से। आई बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एक्सेप्शंस भी लेकर के चलता है। आप उसे किसी भी लेवल पर आम कंसीडर नहीं करेंगे, वो आम का काम नहीं कर रहा। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले आप अपनी बातचीत रखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यही कारण है आप राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म होंगे। आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, सभा करेंगे, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ये भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जब आप असेंबल होंगे, सभा ऑर्गेनाइज करेंगे, काम ये सब कुछ करेंगे, तो आप इस सभा को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सभा को, इस मीटिंग को आगे ले जाना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वर्जन में, तो आपको संगठन बनाने की भी अनुमति है। आप राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कर सकते हैं। आप अपनी सभा को संगठित कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, तो आप एक एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गए। आई बात समझ में? आपने एक यूनियन बना ली अपनी, आप ट्रेड यूनियन फॉर्म करिए, आप एसोसिएशंस फॉर्म करिए, जैसे कि बहुत सारे क्लब्स होते हैं, प्रेस क्लब होता है, इस तरह की बहुत सी संस्थाएं होती हैं, क्रिकेट क्लब होता है, फुटबॉल सॉकर क्लब होता है, वो सब एसोसिएशन की फॉर्म में होते हैं। पहले उन सब ने एक दूसरे को अपनी रुचि बताई कि उन्हें फ़ुटबॉल खेलने में शौक़ है, वो सारे आपस में जुड़े, बातचीत की एक सभा के रूप में, और फिर उन्होंने ये देखा कि हम सब लाइक माइंडेड लोग अपने इस एम को एक दूसरे के साथ जुड़ करके अचीव कर सकते हैं। अब ये इसके कुछ नियम हों, कुछ रेगुलेशंस हों, उसके तहत हमें चलना है, इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ करें, तो वो उसकी एक अल्टीमेट एसोसिएशन बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं। ये भी तीसरे नंबर पर ही आना बनता था, तो ये तीसरे नंबर पर आया। इसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कि आपने वो सभा बनाई, वो सभा करने के बाद आपने उसको संगठन में बनाया, संगठन के तौर पर अब आप कहीं भी आना जाना चाहते हैं, आपको मौका है, रुक नहीं सकते। इंडिविजुअल के तौर पर आपको पूरी आज़ादी है, आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ओके, इस आर्टिकल को हम सभी आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में करेंगे। कहीं पर भी आने जाने का यहाँ पर भाव क्या है, आप लोगों की निजता को हनन नहीं कर सकते, यानी कि किसी की प्राइवेसी को आप एनक्रोच नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, जो कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, या अगर किसी तरह की इनको ब्रेच हो रहा है तो आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको मूवमेंट दी गई है, आप पूरे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं। उसका कारण ही ये है कि कंट्री में यूनिटी का भाव आए, कंट्री में इनका साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी अचीव हो। इसलिए भारत में एक नागरिकता का प्रावधान रखा गया, ताकि अगर अलग अलग नागरिकता होती तो हो सकता है लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर नौकरियों के वो अवसर ना मिलते, व्यापार के वो अवसर ना मिलते। इसकी वजह से वो एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की और कभी मूव होना ही ना चाहें, और अगर वो मूव होंगे ही नहीं तो फिर अल्टीमेट इम्पैक्ट इसका यही होगा कि एक नेशनल इंटीग्रिटी अचीव कभी होगी ही नहीं। तो इसलिए एक सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पर कंसेप्ट रखा कि वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, उसे अपनी धरोहर समझें, आए जाएं, लोगों से मिले, डिफरेंट कल्चर, कस्टम, मैनर को ऑब्जर्व करें। इसलिए गवर्नमेंट जॉब जो नेशनल कैरेक्टर की रहती हैं
और अगर किसी तरह की पब्लिक सेक्टर जॉब है तो उसमें ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप पूरी कंट्री लेवल पर इंटीग्रेट हों, दूसरी सभी कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस मैंने जैसे पहले बताया, अगर आप एक नेशनल कैरेक्टर अचीव करना चाहते हैं, कल्चर, कस्टम, मैनर इस तरह का डेवलप करना चाहते हैं जिसमें सभी भारतीयों में एक एकता का भाव हो, इसके साथ साथ आपको किसी का कल्चर, कस्टम, मैनर डिस्टॉर्ट करने की भी आज़ादी नहीं है। जैसे कि अगर ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो उनका अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर, कस्टम, मैनर होता है, और अगर बाहरी लोग वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो उनका वो कल्चर, कस्टम और मैनर हार्म होता है। बाहरी लोग उनकी ज़मीनें नहीं छीन सकते जैसा कि अंग्रेज़ों के समय में होता था। तो इसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट ना कर दिया जाए, उनके लैंड से उन्हें एलिनेट ना कर दिया जाए, उनकी ज़मीनें ना छीन ली जाएँ और उनके कल्चर, कस्टम, मैनर को हार्म ना कर दिया जाए, उनकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखा गया है। तो ट्राइबल एरियाज़ में जाने की आपको अनुमति नहीं है, आपको रोका जा सकता है कि वहाँ पर आप नहीं जा सकते। वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आपको ज़मीनें खरीदने का भी अधिकार नहीं होता। हिमाचल में आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं, आपको वहाँ का कोई चाहिए तो उसके आधार पर आप ज़मीन ले सकते हैं, या कुछ एरियाज़ में छूट मिली हुई है। इसी तरह से इसके बाद आ जाता है, आप कहीं भी आ जा रहे हैं तो नेचुरली अब जो नेक्स्ट है वो यही है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जाएँ आएँ, ऐसा कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी में हूँ, मुझे पूरे भारत भर में कहीं भी जाने की अनुमति दे दी गई है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन अब शर्त यह है कि कहीं भी रिजाइड या सेटल नहीं हो सकते। मतलब मैं जालंधर से अपनी गाड़ी पे चढ़ा हूँ, कार पे, और मुझे पूरा राजस्थान घूमना है और बस गाड़ी पे ही घूमते वापस आ जाना है। मतलब मैं वहाँ रिज़ाइड ही नहीं कर सकता, मैं वहाँ रुक ही नहीं सकता, ना वहाँ किसी घर में रुक सकता हूँ, ना वहाँ पर किसी होटल में, ना फिर मैं वहाँ पर टेम्परेरी रह सकता हूँ एक घर ले करके, ऐसी कोई अनुमति नहीं। और जब यही अनुमति नहीं है तो फिर परमानेंट सेटलमेंट होने की भी कोई अनुमति नहीं है। तो इससे भी कभी नेशनल इंटीग्रेशन अचीव नहीं होगी। लोग कामकाज की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए रहेंगे और हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहेंगे। तो बहुत से लोग आप देखते होंगे पंजाब आके सेटल हो गए, बहुत से पंजाबी आप देखते होंगे पंजाब से बाहर जा कर के सेटल हो गए। जैसे कि जहाँ जहाँ पर भी सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आपको सिख कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। आप महाराज जाए नांदेड़ के इलाके में, वहाँ पे आपको सिख देखने को मिल जाएंगे। बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा के आसपास के इलाकों में आपको सिख मिलेंगे। इसी तरह आपको आज़ादी है, आप सेटल हो सकते हैं। दिल्ली में कितने सिख हैं, आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, वहाँ रेजाइड भी कर सकते हैं, सेटल। लेकिन फिर यहाँ पर भी वही रिस्ट्रिक्शंस हैं, देखना है कि कौन जा सकता है कहीं पर भी। तो कुछ लोगों के आने जाने पर भी रोक है, मैं इस आर्टिकल में डिटेल में पढ़ाऊँगा। वो लोग नहीं जा सकते हैं फ्रीली लोगों के बीच में। हो सकता है कि वो किसी तरह की कोई डिज़ीज़ को स्प्रेड कर दें, या हो सकता है कि वो पब्लिक मोरालिटी को हार्म कर दें। और दूसरी बात, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड रखे गए हैं, जिन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण वही है आदिवासी इलाका, या फिर मिलिट्री के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। तो कुछ जंगलात इलाके रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ मिलिट्री एरियाज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो कुछ लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड हैं, बस। अदरवाइज़ आपको ये पूरा का पूरा राइट टू रिजाइड एंड सेटल का ऑथराइजेशन मिला हुआ है। राइट टू प्रैक्टिस यानी अब वहाँ रहेंगे तो नेचुरली वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ क्यों गए थे आप और वहाँ रहेंगे क्यों? तो नेचुरल सी बात है कि खाने कमाने के लिए धंधा तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, या तो जॉब के सिलसिले में वहाँ पर जा रहे हैं, या घूमने फिरने के लिए, जो भी है, कहीं तो रह करके काम करते ही होंगे। तो कहीं पर भी जा रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी रोजी रोटी उपजीविका कमाने से रोका नहीं जाएगा। इसके लिए राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन करिए, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करिए, कहीं पर भी जा रहे हैं या जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपको इन चीज़ों को करने से कोई रोकेगा नहीं। ये सब अधिकार जन्मे हैं पिछले एक्सपीरियंसेस से। ब्रिटिशर्स के समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली का ऑथराइजेशन मिला हुआ था ब्रिटिश क्वीन के चार्टर के एंड पर। ब्रिटिश क्वीन के द्वारा चार्टर इशू किया गया था, उस चार्टर के बेसिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक्सक्लूसिवली व्यापार करती थी, और कोई कंपनी वहाँ की, ब्रिटेन की, यहाँ आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी। और अल्टीमेटली ये अधिकार बाद में चार्टर एक्ट ला करके ही फिर ख़त्म किया गया। इसी तरह से भारत में भी भारत के व्यापारी धीरे धीरे, ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर शासन स्थापित किया, भारत के व्यापारियों को बहुत सारे कामकाज से बाहर करते गए, मोनोपोली करनी शुरू कर दी, तो मोनोपोलाइजेशन होना शुरू हो गया। इस तरह की मोनोपोलीज़ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये मोनोपोलीज़ एग्जिस्ट करनी शुरू कर देंगी तो जो हम एगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं होगी। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही वेल मैनर में करना चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वो नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी और हम इसे रोकना चाहते हैं।
तो इसके लिए आप ट्रेड, कॉमर्स या ऑक्यूपेशन कोई कर रहा है या किसी तरह से कोई प्रोफेशन कर रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते। जिस तरह से नौकरियों में किसी तरह की कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इनके बेसिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। आपने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन सर्टेन ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे उसे भी रोका। अगर हम आर्टिकल 19 ला करके प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी ये राइट ना देते तो शायद ये क्षेत्र किसी के मोनोपोली हो सकते थे, तो ये भी ठीक नहीं था। अगर नौकरियों में हमने वहाँ पर सुनिश्चित किया है तो हमें यहाँ पर भी ये सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता था कि ये आपका मौलिक अधिकार ही है कि आप कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब कोई भी काम धंधा जो है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो हम इस आर्टिकल में डेडिकेटेडली पढ़ेंगे। गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है कि ये काम करने के लिए डिग्री ये वाली ज़रूरी है। जैसे कि आप डॉक्टर के प्रोफेशन के तौर पर हैं, पता लगा कि आप इंजीनियर हैं और आप कर रहे हैं सर्जरियाँ क्योंकि आपको बचपन में शौक़ बहुत था, तो वो ठीक नहीं है। आप डॉक्टर होने चाहिए। अब वहाँ पर ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मन था इस प्रोफेशन में, मेरा बचपन से बड़ा शौक़ था और मैंने देखा पापा करते थे ऑपरेशन, पापा डॉक्टर ही थे, तो सारे इक्विपमेंट भी पड़े हुए थे, सब कुछ था, उनका बोर्ड भी था, मैंने बोर्ड लगा दिया, हॉस्पिटल तो बना ही हुआ था, मैं लग गया ऑपरेशन करने। 10-12 लोग कुछ मर गए हैं, मैंने 12 लोगों का ही किया था बस, और आगे भी देखा जाएगा। तो ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट अलाउड। और इंजीनियर को ही पुल बनाना देंगे, है ना, वो ठीक है कि हमको बहुत कुछ बनाना आता है, लेकिन इंजीनियर पुल बनाएगा तो सिविल इंजीनियर होते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है ना, वो सब होते हैं, तो वो जाकर के पुल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूजीसी का पेपर क्लियर करिए और उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, 4-5 साल काम करिए, प्रोफेसर हो जाते हैं, या फिर आप पीएचडी की तरफ चले जाइए तो प्रोफेसर हो जाते हैं। अब हम पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, हमें अच्छा लगता है सुनने में, और हमने प्रोफेसर लिख लिया तो वो भी नहीं चलेगा, इट इज़ नॉट ऑल्सो अलाउड। तो मुद्दा यहीं पर आ जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप कोचिंग बहुत अच्छी देते हैं और आप में नॉलेज है, लोग सेटिस्फाइड है, सब कुछ बढ़िया है, तो यू आर नॉट बाउंड कि जब तक आप प्रोफेसर नहीं है तब तक आप कोचिंग नहीं दे सकते। आप दीजिए, आपकी स्वतंत्रता है, कोई टेंशन की बात नहीं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी ही दीदियाँ ट्यूशनें पढ़ाती हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, वो ग्रेजुएशन भी कर रही है साथ साथ ट्यूशन, बच्चा सेटिस्फाइड है, बच्चे का स्कोर आ रहा है, बस ठीक है, कोई बात नहीं। वो हेल्प होती है, हेल्प उसे कहते हैं, हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ओके, दैट्स इट। तो ये सीक्वेंस में ही है। पहला, अब आप कहेंगे सर थोड़ा रट्टा करा दो, रट्टा क्यों? पहले, सबसे पहले जो बात मुझे बताना है, मुझे ट्यूशन लेनी है, पहले बोलूँगा तो होगा ना, बताऊँगा ना मुझे अच्छा स्कोर लेना ट्यूशन, तो एकदम से वो भी भागा ट्यूशन वाला, हाँ मैं भी ट्यूशन, हम सब ट्यूशन, तो हम सब जुड़ गए। तो कैसे जुड़े? शांतिमय तरीके से। ये तो नहीं है ना कि वो भी ट्यूशन पढ़ने आया, वो टकुआ लेके आया अपने घर से, मैं बंदूक लेकर के आया कि चल टीचर को डराते हैं जा करके, ट्यूशन देती कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, हथियार नहीं रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम इकट्ठे हुए, बात करनी है, वो भी आया, मैं भी गया, कहते ट्यूशन, हाँ ट्यूशन, चलो मिल गए। फिर कह रहे हैं ट्यूशन इतनी मिलेगी नहीं, सारी मैडमें पहले ही बुकड है। फिर हम कह रहे हैं कोई तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, चलो हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इसे हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, और इसके वाया फिर हम एक टीचर्स के सामने जा कर के ऑफ़र रखते हैं कि हम इकट्ठे इतने स्टूडेंट मिल रहे हैं आपको, तो इस तरह से अपनी कोई यूनियन बना ली हमने, कोई एसोसिएशन बना ली, सब कुछ है। अब इंडिविजुअल के तौर पर हमने, इस ग्रुप ने सबको भेजा, चाहों दिशाओं में जाओ टीचर ढूंढो, और ग्रुप के तौर पर भी हम गए कि हम टीचर ढूंढेंगे, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, सब कुछ है ना, और सब ढूंढने गए, भूख प्यास लग रही है, थके हैं, 10 दिन लग रहे हैं ढूंढने में, कहीं टिकना रुकना भी पड़ेगा, और पढ़ते पढ़ते वहीं अच्छा लगा टीचर के पास ही, वहीं पर ही रह गए आजीवन की, अब यहीं पर हम भी टीचर बन जाएंगे, टीचर इतना पैसा कमा रही है, मैंने सोचा टीचर ही बन जाओ, पढ़ के, और क्या करना। वहीं ज़िंदगी सेटल कर ली, 2 कमरे का BHK ले लिया, एक 2 बेडरूम हॉल किचन, और वहीं पर रह गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये सब करते करते फिर वहाँ पर किसी दिन एक दिन कोई रोकने आ गया, तब वे क्या कर रहा है, ट्यूशन दे रहा, कहता हाँ, तो फिर उसे बताना भी ज़रूरी है कि भाई मैं प्रोफेशन कोई भी कर सकता हूँ, ट्रेड, कॉमर्स, ऑक्यूपेशन। कोई दीदी मैडम का ही थोड़ा ना मोनोपोली था, उनका हस्बैंड ही आ गया कि बेटा पढ़ने आया था और पढ़ाने लग गया, दीदी की ट्यूशनें काट रहा है, तेरे को बताता हूँ। तो उसको आगे से बताना है कि भाई हर तरह का प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स, ऑक्यूपेशन मैं भी कर सकता हूँ। तो 6 आर्टिकल हैं, बस ट्यूशन से ही याद कर लेना। बताओ कोई दिक्कत हुई? पहले बोला ट्यूशन, फिर सारे जुड़ गए ट्यूशन, और फिर सब ने बना लिया संगठन ट्यूशन, सारे चले गए ढूंढने ट्यूशन, और वहाँ पे ही फिर रह गए ट्यूशन, और फिर वहीं पर करने लगे ट्यूशन। तो इस तरह से होती है ट्यूशन, ओके। तो आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली। अब इसको कोटा कितना मारो, अब मैं आपको स्कीमें दूँ, इसको ऐसे कर लो, SPAFRP, कभी नहीं भूलेगा, SPFRAP,
इसको ऐसे करो, शांता प्रसाद फोन पे ना लग, रोता रह। अब ये कभी नहीं भूलेगा आपको, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द वे। इफ यू वांट टू डेवलप अ काइंड ऑफ स्कीम, दैट स्कीम मस्ट बी रैशनल एंड लॉजिकल, दैट स्कीम मस्ट बी रैशनल एंड लॉजिकल, सो दैट वो ऑर्गेनिकली बॉडी से डेवलप हो कि हाँ अब 6 सुनाने हैं मुझे सीक्वेंस में, तो कैसे, तो सर ने बताया था कि जैसे ट्यूशन पहले हमें बात तो करनी पड़ेगी ना, आपस में मिलेंगे ना, तो हमने सिर्फ शब्दों के अर्थ समझे, स्पीच, सभा, एसोसिएशन, संगठन, मूवमेंट, रिजाइड, रेस्ट, सेटल, प्रोफेशन, अर्थ ही समझ आ गए तो हमने सीक्वेंस डिकोड कर लिया। समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। खाली पार्ट नहीं, पार्ट का हर आर्टिकल, खाली आर्टिकल नहीं, आर्टिकल के अंदर के हर सब क्लॉज, खाली सब क्लॉज नहीं, सब क्लॉज में भी सब क्लॉज, खाली क्लॉज नहीं, क्लॉज में भी वर्ड, सब सेटल में चल रहा है। पहले एक्सप्रेशन रख देते और स्पीच बाद में रखते तो क्या होता, ये क्लॉज बोगस हो जाता। समझ आई बात? पहले एक्सप्रेशन रख देते, स्पीच बाद में, तो बोगस, क्योंकि सबसे पहला वे ही एक्सप्रेशन का स्पीच होता है। आप कोशिश बोलने की ही करते हो और अधिकतर बोलकर, हाँ नृत्य की भावनाओं से, भाव भंगिमा से भी बात समझाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उसे भी समझ के अगले वाला बोलना ही चाहता है कि ये इशारा कर रहा है कि तुम देखने में बड़े खूबसूरत हो, बोल के ही बताया ना, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज है, नृत्य है, मुद्राएं हैं, लेकिन वाणी है, वाणी बड़ी बात है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इतना क्लियर हुआ। अब रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब आप कहेंगे सर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगती, कौन लगाता है? तो स्टेट। ये राइट्स किसने दिए? स्टेट ने। स्टेट ने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, स्टेट के अगेंस्ट है, तो स्टेट कह रहा है कि इनके अगेंस्ट अगर कोई जा रहा है तो हमें ये रिस्टोर कराने। रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है स्टेट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकता है? रीजनेबल। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आएंगी? जिस आर्टिकल पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगी उसके रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन भी उस आर्टिकल में ही दे दी है, ताकि इससे बाहर कोई ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन ना लगे। सोचो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। जिस आर्टिकल से रिलेटेड प्रोविजन है, उन प्रोविजंस पर अगर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगानी है, उसकी रिस्ट्रिक्शन भी इन इटसेल्फ कहाँ मेंशन्ड, अभिजीत? हैं? हाँ हाँ, उसी आर्टिकल में मेंशन है। हाँ, मुझे लगा कह रहा बोर्ड पे मेंशन है। तो अगर हमें कोई आर्टिकल के प्रोविजन के रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है तो हरजीत कहाँ मेंशन है यार? उसी आर्टिकल में मेंशन है। और ठीक हो? काफ़ी लेट आया आज। चलो अब हम खोलें इसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, इसको बड़ा करते हैं। ये देखो मैंने कैसे लिखा है, जोड़ तोड़ करके, कैसे भी करके, पर लिख दिया। समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म लोग डाल देते हैं, पता नहीं FOSC करके, FOSE, फोस। पंजाबी में इसका कोई नहीं। चलो जो भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। अब आगे से डालना है कभी शॉर्ट फॉर्म? नहीं ना, तो बस फिर चुप करके फुल फॉर्म ही पढ़ो। अगर इतने शॉर्ट फॉर्म अच्छे थे तो अंबेडकर ने शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं डाल दिए सारे, और पीछे बैक में जाके किताब में 3 पेजेस में सबकी एब्रीविएशन के फुल फॉर्म लिख देते, है ना, और हम लगे शॉर्ट फॉर्म करने। और फिर क्या का क्या बन गया वो तो अभी हमने देखा। पंजाबी ही समझ सकता है मैंने क्या बोला था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कह रहा है ये, कि स्टेट जो है उसको अनुमति देनी है किस चीज़ की, कि हर कोई क्या कर सके, व्यूज़, अपने व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ एंड कन्विक्शन एक्सप्रेस कर सके। तो देखो व्यूज़ भी हैं, ओपिनियन भी हैं, बिलीफ मेरा यह विश्वास है, मेरा ये मत है, ओके, तो वो उसको रख रहा है। कन्विक्शन, कि ऐसी मेरी कन्विक्शन है तो मैं उस चीज़ को रख रहा हूँ। तो वर्ड देखिए कितने डिटेल में चुने गए हैं, कि किसी तरह का कोई, जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया और उसको कह रहे हैं कि ये तो व्यू हुआ, चलो ओपिनियन हुआ, ये तो तुम्हारी एक राय हुई, चलो राय तो ठीक है, ये तुम क्या लेके घूम रहे हो अपने विश्वास, ये तुम्हारा विश्वास है, ये ऐसे विश्वास यहाँ नहीं चलते हैं। समझ आई? जैसे कि मान लीजिए कि मेरा विश्वास है कि मैं एकादशी में खीर बना करके छत पे रखता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं राय तो नहीं दे रहा, कोई ओपिनियन तो नहीं दे रहा कि आप भी रखो,
मैं रखता हूँ। और आके बगल वाली छत से कोई छपाक करके मेरी छत पे आकर के कहे क्या कर रहा है, क्या रख रहा है ऊपर छत पे, टूने कर रहा है। अरे मेरा विश्वास है यार, मैं रख रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी बात को यहाँ पर, और मैं उसको बता सकता हूँ जो भी है मैंने किया। आई बात समझ में? तो मेरा बिलीफ है वो, मैं ऐसा करूँगा। मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मेरी कन्विक्शन है, ये मेरी कन्विक्शन है, मुझे करना है। समझ आई? तो इस तरह से ये चारों ही वर्ड बहुत ध्यान से चुने गए हैं, ये इनका महत्व आ जाता है। अब किसके वाया होगा ये कैसे कर पाएंगे आप, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। किधर चला गया व्यूज़, ये वो, हाँ अब समझिए इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट टू फ्रीडम। उसमें कितने राइट्स को प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। उसमें पहला कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जब हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे? व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ एंड कन्विक्शन कैसे रख सकते हैं? वाया वर्ड ऑफ माउथ, बोल के, वाया राइटिंग, ओके, वाया टेलीकास्ट, वाया पिक्चर्स। तो बोल के, लिख के, दिखा के, दिखाने में टेलीकास्ट और पिक्चर, तो कार्टून भी कवर हो रहा है इसमें। आई बात समझ में? और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कई बार आप देखते होंगे पुतला फूंका जाता है, जलाया जाता है ना। तो अब देखिए पुतला जो जलाया जा रहा है वो आपकी एक तरह की अभिव्यक्ति ही है। आप ये बताना चाहते हैं कि हम इनकी नीतियों से नाखुश हैं, या आप बताना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी कम्युनिटी के सेंटीमेंट हार्म किए, इन्होंने हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हार्म किए, तो आप उनका पुतला जला रहे हैं। या उन्होंने जाति प्रथा पर कुछ ऐसा कहा कि वो समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो पुतला फूंकने का एक अधिकार है। समझ आई बात? लेकिन इसमें अगर कोई थोड़ी सी सोसाइटी एनलाइटेंड है तो वो पुतला सिम्बॉलिकली फूंकते हैं नारे लगा के। कुछ जो कुछ ज़्यादा ही आगे हैं वो प्रॉपर फिर पुतला सिलवाते हैं, उनकी फ़ोटो का प्रॉपर शक्ल दिखाते हैं और मुंह पे चप्पलें मार मार के पुतला जलाते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक हो गए हैं तो वो भी पुतला है। और कुछ तो इस बार हद हुआ, देश में इस बार कुछ आगे ही बढ़ गए। हमने दशहरे पे रावण की जगह पुतला जलाया है, और वो जो है उस पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है एक पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो दशहरे की प्रथा हज़ारों वर्षों से जैसे चल रही है अगर हम देखें तो। और उस समय में उसके तौर पे रिप्लेसमेंट करके किसी को जलाना, तो वो एक लेवल पर हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, और हमने किसी को इक्वेट कर दिया है उस प्रथा के साथ। और वो प्रथा ये है कि हम उस पर्सन को एज अ सिंबल ऑफ ईविल जलाते रहें, और वे ईविल पर्टिकुलर कैटेगरीज में था। वो हो सकता है विचार की नहीं, उस पर बात की बात है, वो लोग करते हैं आपत्ति की नहीं जिनका जलाया गया। बट ये एक कंसेप्ट है कि आप लिख करके करिए, आप बोल करके करिए, आप प्रसारण करके करिए, आप चित्रण करके करिए, पुतले फूंक करके करिए, जला करके कोई चक्कर नहीं। ये सबको आपको अधिकार दिए गए हैं। और क्या क्या अधिकार इसमें निहित हैं इसमें, तो ये तो अपने आप में एक लाइन ही लिख दी मैंने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कई तरह की हो सकती है, एंडलेस चल रहा है। तो उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, समझिए। बहुत से राइट्स जो इसमें ही हैं डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन आप उन्हें रोज़ यूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत, आपके सामने जो एक डॉक्यूमेंट आता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक्सप्लिसिट है, जो दिख रहा है, जो लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में उससे भी बड़ा कंटेंट है जो इम्प्लिसिट है, जो अंदर छुपा है, जो निकलता है बार बार इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। इस हिसाब से चले तो ये पहला, राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स। इसी के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अपने व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स को प्रोपगेट करें। तो जो न्यूज़ चैनल पे बैठे रहते हैं और बैठ करके वहाँ पर जो रोज़ अपने विचार देते हैं पैनलिस्ट, तो वो मान लीजिए कि बोलने की आज़ादी देते हैं, और स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी उसमें बोलने की आज़ादी है, और उसमें आप अपने जो भाव हैं उन्हें अभिव्यक्त करिए, एक्सप्रेशन की भी आज़ादी। लेकिन प्रोपगेशन की आज़ादी नहीं है, प्रोपगेशन की आज़ादी नहीं। तो घर में बैठ के करो फिर बंद कमरे में, तो भी तो खुलेआम आकर के नहीं कर सकते। ध्यान से सोचो, वो राइट भी कितना सीमित राइट होता अगर हमें अपने व्यूज़ को प्रोपगेट करने की आज़ादी ना होती। तो फिर हम मंचों पर चढ़ करके जो डिबेटें करते हैं, जो वहाँ से भाषण जारी करते हैं, जो स्टेटमेंट्स इशू करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रोपगेशन। अगर प्रोपगेशन का ही राइट ना दिया जाता
तो फिर बोलने की भी आज़ादी है और बोलते हुए आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करिए, ये आज़ादी है। लेकिन चुप करके बाथरूम या बंद कमरे में क्लोज्ड सर्कल में अंदर खाते, जैसे किसी ज़माने में सीक्रेट सोसाइटीज़, वो अंदर खाते आपस में लोग जुड़ करके अपना काम करते रहते थे, उन्हें अपने व्यू प्रोपगेट करने की आज़ादी ही नहीं थी किसी लेवल पर भी। तो यहाँ पर आप अपने कार्टून के माध्यम से, अपने कॉलम यानी कि आर्टिकल के माध्यम से, आप अपने भाषणों के माध्यम से, किसी भी तरह से आप अपने व्यूज़ या किसी के व्यूज़ आपको सही लगे, आपको किसी की बात सही लगी, आपने कोई ऑथर पढ़ा, आपने किसी का चैनल देखा, आपको कुछ भी सही लगा, आप उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। आपको इस बात पर कोई भी आकर के पकड़ेगा नहीं कि ये क्या कर रहा है। और मेनली ये आर्टिकल यूज़ होता है जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। मेनली ये आर्टिकल यूज़ होता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। गवर्नमेंट को अगर आप मुझसे पूछे सबसे ज़्यादा दिक्कत किस आर्टिकल से होगी, तो इसी आर्टिकल से होगी। समझ आई? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल होता है। चलिए, और बहुत सी चीज़ें भी हैं इसमें, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सी कुप्रथाएं भी हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट तो नहीं प्रमोट कर रही है कि जो सेम कास्ट में मैरिजेस ना होने दें, ये तो गवर्नमेंट तो नहीं प्रमोट कर रही। ये तो लॉज बने हैं कि आप वयस्क होने के बाद, यानी कि अगर लड़का 21 साल का हो जाता है और लड़की 18 बरस की हो जाती है, और दोनों में अगर कंसेंट है, प्रॉपर सब कुछ करेक्ट है, और लड़का वैसे ऐसी शर्त नहीं, फिर भी कोर्ट देख लेता है कि लड़का कमाता है, ठीक है, तो आप उसकी मैरिज को रोकेंगे नहीं। अब वो सेम विलेज से है, सेम कास्ट से है या जो भी है, इनफैक्ट लॉ कहता है प्रोटेक्शन दीजिए। पर ये तो समाज का एक प्रेशर है ना कि ये नहीं करना है। तो कॉलमनिस्ट तो अक्सर इसके खिलाफ लिखते रहे हैं, अखबारों में तो हम अक्सर इसके खिलाफ लिखते रहे हैं, चित्रण भी होते रहे हैं, कार्टून्स बनते रहे हैं। समझिए इस बात को। फिर समझिए कि जब कास्ट के बेसिस पर समाज शोषण करता है एक दूसरे का, एक पर्टिकुलर कास्ट का शोषण होता है, कार्टूनिस्ट उसके रिलेटेड बहुत सारे कार्टून्स बनाते रहे हैं। जब बहुत सारी जगहों पर महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश नहीं है, तो कार्टूनिस्ट उसके खिलाफ भी बनाते रहे हैं। तो मेजॉरली यूज़ हो जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसकी क्रिटिसिज्म के लिए, लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं, समाज की भी कुप्रथाओं को जागृत किया जाता है इसके माध्यम से, और अपने विचार रखे जाते हैं। जैसे बहुत से लोग, जैसे बहुत सी मुस्लिम महिलाएं थी जो ट्रिपल तलाक की प्रथा के खिलाफ थी, और वो बात करती थी, बोलती थी, उस पर डिबेट होती थी, लंबी चर्चाएं होती थी, तो वो इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही थी, तो ये हो पा रहा था। वो अपने व्यूज़ प्रोपगेट कर रही थी, हालांकि उसी समाज से बहुत सारे मर्दों को वो पसंद भी नहीं आ रहा था, और वो कह रहे थे कि इस तरह से धर्म को आघात कर रही हैं। लेकिन उस समय में उन औरतों को कौन से आर्टिकल का प्रोटेक्शन था? आर्टिकल 19। अगर थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 19 हटा लो, फिर देखो उनका क्या बनता है। वो पुरुष प्रधान समाज, उनका पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या करेगी? ये हर धर्म में है, हर धर्म में ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो कुल मिलाकर के ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। ओके, तो ये ज़रूरी है। ये सोसाइटी में समानता, इक्वलिटी स्थापित करता है। महिलाएं अगर देख रही हैं कि उन्हें उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपनी हम आवाज़ रख रहे हैं। किस वजह से रख रहे हैं? कि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं है, किसी लेवल पर कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है, उस इनजस्टिस के खिलाफ हम बोल रहे हैं। पहला, किसी क्षेत्र में कहीं पर विकास हो सकता है, प्रोग्रेस, उसके हित में हम बोल रहे हैं कि प्रोग्रेस हो। कोई कॉलमनिस्ट ऐसा देखा आपने जो ये कह रहा है कि जाति प्रथा को और बढ़ावा दिया जाए, तो उसको तो अलाउड ही नहीं होगा। और अगर इनडायरेक्टली वो ऐसा करना चाहेगा, और अगर उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी सब्सटेंस को अटैक कर रहा है, तो उस पर वैसे ही एक्शन हो जाएगा। तो अगर आप प्रोग्रेस के फेवर में बात कर रहे हैं, कि एगैलिटेरियन सोसाइटी अचीव करने की बात कर रहे हैं, सभी को समान अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग को, दबे कुचले लोगों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, सरकार की, इंस्टीट्यूशंस की और स्टेट की और बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के हित में लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ आपकी खुल के आनी चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 19 है। ना कभी समाज आपको दबाए, ना कभी संस्थाएं आपको दबाएं, ना सरकारें दबाएं, आप दबो ना बस। ओके, ये क्यों दिया गया होगा? क्योंकि इंडिविजुअल ग्रुप में जुड़े, ग्रुप से एक सोसाइटी बनी, सोसाइटी ने एक स्टेट स्थापित किया। तो फिर सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इंडिविजुअल भी तो था, इंडिविजुअल भी तो था। इंडिविजुअल ग्रुप में बदला, ग्रुप से सोसाइटी बनी, सोसाइटी ने एक स्टेट बना लिया। अब सिर्फ सोसाइटी ही तो ही नहीं बोलेगी ना, उस सोसाइटी में इंडिविजुअल अभी भी तो अधिकार रखते हैं बोलने का, क्योंकि वो इंडिविजुअल ही तो जुड़ा था सबसे पहले। बेसिक यूनिट ऑफ द स्टेट भी तो इंडिविजुअल ही हुआ उस हिसाब से। तो फिर इंडिविजुअल आज भी इंडिविजुअल के तौर पर दम रखता है,
और उसको आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन दे रहा है कि बीइंग इंडिविजुअल आप ये कर सकते हो। ओके, आगे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो वो इसी में ही आती है। मैंने बताया था आर्टिकल 19 के अंदर जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसी में फ्रीडम ऑफ द प्रेस, क्योंकि अब आपको अपनी बात, अपनी स्पीच के वाया आपने किया खुद को एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस करने का तरीका, एक्सप्रेस में क्या किया, व्यूज़ या ओपिनियन या बिलीफ या कन्विक्शन, और उसका तरीका चुना, या आपने वर्ड ऑफ माउथ या राइटिंग या टेलीकास्ट या फिर पिक्चर। तो राइटिंग, टेलीकास्ट, पिक्चर और वर्ड, तो ये करने के लिए तो यू नीड अ मीडिया, यू नीड अ मीडियम टू कम्युनिकेट टू द स्टेट और टू कम्युनिकेट टू द मासेस। तो सोचो कि मैंने ये दे दिया कि आप अपनी बात का आप अपनी बात रखिए, बोलिए, सब कुछ करिए, आप अपने व्यूज़ भी प्रोपगेट करिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि व्यूज़ प्रोपगेट करने का मीडियम क्या होगा, मुझे कैसे, मैं व्यूज़ कैसे प्रोपगेट करूं? तो मैं तो रहता हूं कि मतलब पहाड़ों पे, और वहाँ से मैं अपना व्यू प्रोपगेट करने चाहता हूँ, मुझे कहेंगे तुम भाषण दे लो। अब भाषण देने के लिए तो सुनने वाला भी तो कोई हो, कोई आता ही नहीं है। मान लो कि मैं लामा हूँ, मैं तो हूँ नहीं, मान लो कि मैं हूँ और मैं पहाड़ी पे हूँ और मैं अपने विश्व शांति का संदेश देना चाहता हूँ, है ना, और विश्व शांति का संदेश मुझे मैं ये नहीं चाहते कि मैं दूँ, तो मैं वहाँ से विश्व शांति का संदेश कैसे जारी करूँगा? पहले तो मैं सभा बुलाऊँगा वहाँ पर के, और वहाँ आते आते आधे से ज़्यादा लोग ख़त्म हो जाएंगे, उनकी खुद की शांति हो जाएगी तो विश्व शांति तो फिर हो ही जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, चुप करके, मेरा एक पत्रकार आकर के एक वीडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा है या ऑडियो, और उसको ले जा करके चुप करके न्यूज़ चैनल को दे रहा है, न्यूज़ चैनल से जारी कर रहा है कि दलाई लामा का ये स्टेटमेंट आया धर्मशाला से। चलो, सारी दुनिया ने वो सुन लिया, और उन्होंने एक ही बात कही है कि मानवता का कल्याण ही विश्व का कल्याण है, और आप लोग रोज़ रेडियो में और न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं। समझ आई बात? तो जब तक मीडिया में नहीं बताएंगे तो बात किधर से रखेंगे? तो पहला क्या है कि खुद के व्यूज़ को प्रोपगेट या किसी के भी व्यूज़ को प्रोपगेट करने की आज़ादी है, और दूसरा मीडिया भी तो होना चाहिए, तो मीडिया की भी तो आज़ादी हो। सोचो, अब मीडिया की आज़ादी को मैंने हनन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, अब अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करो जरा, प्रोपगेट करो जरा। अखबारों के माध्यम से ही हो रहा है ना सब, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ही हो रहा है ना सब, पैम्फलेट के माध्यम से ही हो रहा है ना सब, जो बिल चिपकाए जाते हैं दीवारों पे उसके माध्यम से ही हो रहा है ना सब, होर्डिंग के माध्यम से ही हो रहा है ना सब। तो होर्डिंग, बिल, न्यूज़ चैनल्स, राइटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सारा कंटेंट ये अगर मीडियम ही ख़त्म कर दिया तो ख़त्म हो गया। तो प्रेस का भाव यहाँ पर मीडिया है। प्रेस का मतलब खाली अखबार नहीं है, ये बात याद रखिएगा। समझ आई? तो ये सारा, अब किसी ने प्रेस लिखा है तो आप कहेंगे खाली वो, तो याद रखें कि भगत सिंह ने उस समय तो पर्चे ही बांटे थे बम गिरा करके, तो पर्चा भी एक आधार है, आप अपनी बात बता सकते हैं। आज दिन तक एक कोई कैंडिडेट कभी चुनाव में खड़ा होगा पंजाब में, आज दिन तक उसकी रफ कॉपियाँ आती हैं, तुल्ली था कोई, आज दिन तक उसकी फ्रंट पेज पे लगी रहती है कि वो था कभी, जैसे नहीं वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कोई एक था टाइगर, तो वो भी था। तो देखो उसने कितना अपना व्यू प्रोग्रेस कर दिया कि उसका निशान तो सबको याद ही हो गया, पता नहीं क्या एक निशान, हल उसका निशान है। ओके, तो ये है चीज़, तो वो आज़ादी है आपको। हाँ, अच्छा, हाँ, उसकी सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ करते हैं, और उनकी और गांधी जी की। अच्छा, ये देखो फ्रीडम ऑफ द प्रेस में एक वो भी है, सुनो आप लोग, एक कंपनी आई है, उसकी कॉपियाँ आती हैं, फेयर कॉपियाँ बड़ी महंगी आती हैं, क्लासमेट। तो आप देखेंगे उसके पीछे वाले पेज पे क्लाउड से बना के फैक्ट कंसेप्ट दिए होते हैं कुछ कुछ, है ना। तो वो लिखने की आज़ादी है, तो अपनी वहाँ पर लिख रहे हैं वो चीज़ें। समझे, किसी तरह से आप तक बात पहुँच रही है। आई बात समझ में? फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स भी इसी में ही आता है। अब आप कहेंगे सर ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक कंपनी बनी, एडवर्टाइजमेंट आया, इनको एडवर्टाइजमेंट करने की आज़ादी किधर से मिलती होगी? कोई रोक नहीं पा रहा है इनको। तो देखिए, अमूल जब एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो देश में जो भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा चल रहा होता है, अमूल अपनी एडवर्टाइजमेंट में उसको डाल देता है। अच्छा, दूसरी बात, कमर्शियल अब दिवाली आ रही तो बड़ी कैडबरी की एड में बड़ी दिवाली हो जाएगी, रक्षाबंधन के एक रिश्ता जो निभाते हैं, और इस तरह से वो कैडबरी खिला देगा। तो देखिए क्या सारा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। माँ रखती है ख्याल, और वो क्या है, सेरेलैक्स या फिर जॉनसन बेबी। तो ये सब, ये कमर्शियल एड्स की भी आपको आज़ादी है, आपको रोका नहीं जा सकता है, अनलेस अनटिल कि आप जो इसके लिए गाइडलाइंस बताई गई उनको ब्रेच ना कर दें, तो आपको पूरी आज़ादी। जैसे गाइडलाइन कैसे, कमर्शियल ऐड कर सकते हैं लेकिन बैन है विस्की की, दारू की,
अल्कोहल की ऐड नहीं हो सकती। तो अल्कोहल की कभी ज़िंदगी में कोई ऐड नहीं देखी होगी आपने। सारी ऐड देंगे, लास्ट में थोड़ा सा बोलेगा अक्षय कुमार एकदम थोड़ा सा, सी ग्राम्स सोडा, लेकिन आपका पूरा दिमाग सेटल कर दिया, सारी कहानी बता दी कि बात दारू की हो रही है ना। तो पूरा बैक पाइपर, जो लोग क्या खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, गिलास भी टकरा रहे, सब हो रहा है, और एंड में बैक पाइपर सोडा, तो सोडा बोल देते हैं। सोडा, सोडे की ऐड हो सकती है, अल्कोहल की ऐड नहीं हो सकती। आई बात समझ में? इसी तरह से तंबाकू वगैरह ऐड नहीं हो सकती, रजनीगंधा की हो सकती है। तंबाकू की नहीं हो सकती, रजनीगंधा की तो ऐड हो ही सकती है, वो करते ही हैं। हो ही सकती का मतलब मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या इंग्रेडिएंट है जो मैं कह रहा हूँ, हो ही सकती है, बट वो होती है। ओके, तो ये उसमें इंटॉक्सिकेंट्स उस लेवल पर नहीं होते ना, इसलिए हो सकती है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये कितनी बड़ी बात है। टेलीफोन कन्वर्सेशन आपने देखा होगा, आप मुझे बताएं, आप जब भी किसी नए बंदे का व्हाट्सएप नंबर सेव करते हैं तो और आपको किसी अनजान नंबर से आता क्या आता है कि आपका मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है मतलब कि व्हाट्सएप का भी उस पर राइट नहीं है। समझ आई? अगर आप उस मैसेज को डिलीट कर देते हो, अगर आप उसको डिलीट कर देते हो अपने और उसमें से भी, दोनों के लिए, डिलीट टू ऑल, उसे कोई ज़िंदगी में वापस नहीं ला पाएगा इस धरती पे। ये बात रखना, एक बार चला गया तो चला गया। और दूसरी बात, अगर आपने बैकअप नहीं लिया हुआ है और आप अपनी चैट्स डिलीट कर रहे हो, सिंपली डिलीट टू ऑल नहीं कर रहे हो, तो भी वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने बैकअप नहीं लिया। लेकिन हाँ, अब आपने गूगल ड्राइव पे बैकअप लिया हुआ है, कुछ भी है, आपने तो डिलीट करते जा रहे हो, बट गूगल ड्राइव पे बैकअप पे जा रहा है वो, फिर कोई आकर के अगर वहाँ से आपका पासवर्ड लेकर के बैकअप से वापस मंगाएगा तो वो तो आ ही जाएंगे, वो तो रिस्टोर हो ही जाएगा। हम बैकअप लेते हैं इसलिए कि नए फ़ोन में जाएंगे तो वापस आ जाए। अदरवाइज दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्शन, इधर से जनरेट हुआ इनक्रिप्ट हो गया, उधर जाके डिक्रिप्ट होगा। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इधर जनरेट हुआ इनक्रिप्ट होके गया, कोई पढ़ नहीं पा रहा है क्या है, एक यूनिक कोड मिला उसको, जैसे ही वहाँ उतरा वो डिक्रिप्ट हुआ, उसको ही दिखा, वहाँ उसने डाला वो इनक्रिप्ट हुआ, इधर डिक्रिप्ट हुआ। ये कौन से आर्टिकल ने उसको ये राइट दिया? आर्टिकल 19। समझ आ रही बात? इनक्रिप्शन है पूरी तरह से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही यहाँ पर कि आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोई टैप नहीं कर सकता। आपकी प्राइवेसी है ना यार, एक तरह से आप अपने फ़ोन पे कैसी बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किसी को उसमें क्या इंटरेस्ट होगा मुझे बताइए। आप कुछ भी बातें कर रहे हो सकते हैं, जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट करती कि आप किसी तरह से सोवरेनिटी, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को एक थ्रेट है, तब तक आपका फ़ोन टैप नहीं होगा। तो इसके लिए फिर परमिशंस चाहिए पूरे उस लेवल के, और एविडेंसेस देने पड़ते हैं कि क्यों इनका फ़ोन हम टैप करना चाहते हैं, तो फ़ोन टैपिंग नहीं हो सकती। इसलिए आप देखते होंगे पीछे कोर्ट में कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जो प्रेजेंट की थी फ़ोन कॉल्स की, तो तब भी कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि इनको हम एज ए एविडेंस एडमिसिबल करते हैं, नहीं करते। बात की आपने टैपिंग कैसे की, आपने किन से परमिशन ली फ़ोन टैप करने की, ये भी बड़ी चीज़ है। तो उसमें फ़ोन टैप करने की परमिशंस नहीं थी, बिना परमिशन के फ़ोन टैप किया गया। इसी तरह से स्टिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, वो भी इलीगल है। समझ आई बात? तो फ़ोन टैपिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है आपकी नहीं ली जा सकती, इससे भी आपके नागरिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। और आप ये डर रहे हैं, फ़ोन पर आपने अभिव्यक्ति करनी है किसी को, कितनी कितनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टैपिंग किसी भी तरह से हो सकती है। आप किसी तरह से फैक्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको बात करनी है, 2 घंटा अपना इंटरव्यू देना है किसी को, या किसी के साथ बातचीत करनी है, अब वो सारा टैप हो रहा है, तो आपकी तो कोई आज़ादी ही नहीं है। क्या करेंगे, प्रोपोगेट तो हो ही नहीं पा रहा आपका। और आज की डेट में सब कुछ टेलीफोनिक ही हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है सब टेलीफोनिक हो रहा है। समझ आई बात? तो दैट इज़ नॉट अलाउड। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकास्ट का भी राइट दे दिया, सोचो। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ही नहीं है, ध्यान से सुनो। ओके प्रीति, हो गया टाइम। फ्रीडम ऑफ प्रेस ही नहीं है, राइट टू टेलीकास्ट भी है। अब जैसे अच्छा ध्यान से समझो, अब ध्यान से अच्छा समझो। गवर्नमेंट ने प्रोपोगेट भी करने दिया व्यू, गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दे दिया, गवर्नमेंट ने आपको ये भी कह दिया फ़ोन नहीं टैप करेंगे, लेकिन टेलीकास्ट के राइट अपने पास रख लिए सारे, टेलीकास्ट के राइट अपने पास हैं। अच्छा, अब टेलीकास्ट के ही राइट जब अपने आप पास हैं, तो उनके चैनल हैं, उनके चैनलों पर आकर के बोलो। मतलब लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी और डीडी न्यूज़ है, और वहाँ पे आके जो बोलना है बोलो। अब उसके बाद क्या टेलीकास्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? गवर्नमेंट के खिलाफ टेलीकास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कितने लंबे समय तक ये होता रहा जब तक प्राइवेट न्यूज़ चैनल नहीं आए थे, है ना। मोनोपोली चलती रही बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर,
तो फिर बाद में जा कर के प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स बहुत तेज़ी से आए, तो आपने देखा कि मीडिया एक लेवल पे तो बहुत स्ट्रांग हुआ। आज वो भी एक गोरख धंधा बन गया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक लेवल पर तो वो बहुत स्ट्रांगली चला वो कंसेप्ट। तो टेलीकास्ट की भी मोनोपोली नहीं है स्टेट के पास, ये राइट है। अगर कभी भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ये चाहेगी कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह को बंद करके हम टेलीकास्ट के अपने पास मोनोपोली लेकर के आए, वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ प्रेस के ही खिलाफ नहीं है, वो राइट टू टेलीकास्ट दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कंसेप्ट के भी खिलाफ है। आई बात समझ में? वो उसके भी खिलाफ है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सरकारें कभी अपनी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं लगाती सरकार, लेकिन अपने चैनल्स खोलती हैं। जैसे दूरदर्शन खोला किसी समय में, कंट्री के चैनल खुलते हैं, ऐसी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं सुनी होगी आपने, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़ा स्रोत है मास मीडिया का, क्योंकि वो उन्हें भी समझ आता है जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। अखबार का क्षेत्र वहीं तक है जहाँ तक पढ़े लिखे हैं लोग। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय किधर क्या, कॉल्ड बाय एनी पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? अब आपको बता दूं, आर्टिकल 19 आपको अगर किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बंद बुलाया ना, भारत बंद कह देते हैं, तो आपने देखा नहीं बाजार खुलते हैं उस दिन भी। वो बात अलग है कि वो लोग उन दिन बाज़ारों में घूम घूम करके आपको डरा के धमका के बेस बैट दिखा के कुछ भी करके दुकानें बंद करा देते कि हमारा बंद सफल रहे। तो बाद में खबर आती है ना कि इस संगठन ने बंद का कॉल दिया था और बंद 40% सफल रहा, बंद 60% सफल रहा। अगर बंद का कॉल वैलिड है तो फिर उसकी परसेंटेज क्यों देखी जाती है? फिर तो वो 100% सफल होना चाहिए। लॉकडाउन तो 100% सफल था, तो वो तो बंद तो नहीं था, वो तो स्टेट ने ऑर्डर दिया था, स्टेट मनी की राज्य ने ऑर्डर दिया था। तो बंद जो है, बंद इज़ नॉट लीगल एस्पेक्ट। आपका पूरा राइट बनता है उसके अगेंस्ट खड़े होने का। अगर आप बंद बुलाया गया और आप सड़कों पर हैं, या कहीं पर किसी पार्टी ने बंद बुलाया, मान लीजिए कि अकाली दल ने बंद बुला दिया या कांग्रेस ने बंद बुलाया, और आप सड़कों पर हैं, आप वैलिड हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत अपने राइट को रिस्टोर कराने के लिए। वो आपको छू भी नहीं सकता, छुआ है तो उनको पनिशमेंट होगी। स्टेट इज बाउंड टू डिलीवर यू जस्टिस बाय पनिशिंग देम, क्योंकि बंद कोई लीगल सेंक्शन के साथ नहीं आता। आई बात समझ में? क्योंकि आए दिन ये बंद बुला लेते हैं, और इस तरह से अगर होने लगा तो बंदा बंद हो जाएगा सब। समझ आई? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे चप्पे चप्पे पुलिस खड़ी रहती है उन दिनों में, ना वो कोई कर्फ्यू है, ना वो किसी तरह का गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, ना वो किसी तरह का कोई मार्शल लॉ जैसी कंडीशन है, फिर भी बाजार बंद दिख रहे हैं। वो बंद बुलाया है किसी ने, वो डिपेंड करता है कि उसके फॉलोअर कितने, उस पार्टी के, उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने वाले कितने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आई बात समझ में? बंद के बारे में क्लियर हो गया हमें? क्या बंद बुलाना हमारा फंडामेंटल राइट है? नहीं। बंद के खिलाफ बात करना हमारा राइट है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कितनी ज़बरदस्त चीज़। गवर्नमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन आगे जाके आएगा, आरटीआई। ये राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है कि गवर्नमेंट क्या है, एक्टिविटीज़ क्या कर रही है। इसी राइट से फिर जन्म ले जाएगा आगे जा करके आर्टिकल 21 में राइट टू इन्फॉर्मेशन। आई बात समझ में? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्म्ड सिटीजन तो आपके पास होना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, ये आपका राइट है। आर्टिकल 19 ये आपको राइट दे रहा है। तो आप अखबार लिख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, और पत्रकार के तौर पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, और सर सरकार ने पिछले महीने जो पंजाब के क्षेत्र में आने के लिए रेलगाड़ियों को कमांड दिया है कि आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक पंजाब सरकार लिखित रूप में आश्वस्त नहीं करती है कि रेलगाड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं आगे से उसे कहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं। उसको राइट है कि वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ सके। अब मान लो सारी आज़ादियाँ दे दी, बट ये राइट नहीं दिया गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में पूछने का, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में झक मारेगा। सर आप पिछले महीने शादी पे गए थे, आपकी शेरवानी तो मतलब कमाल थी सर, मतलब अपना फ्रीडम तो एक्सप्रेस कर दिया उसमें से, ये क्या हुआ मक्खन मारना सर। और वो भी कह रहा है थैंक यू, हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेरी वाइफ भी थी वहाँ पे, वो नहीं देखी आपने उनकी साड़ी नहीं देखी जरी वाली, और सर वो तो बहुत कमाल थी। और बेटे भी थे आपके, अचकन पहना हुआ था उन्होंने। ओके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर थोड़ा गवर्नमेंट एक्टिविटी पे वो किसी दिन कर लेंगे यार, आज शादी पे बात करनी थी। ऐसा तो नहीं होता। हम तो वहाँ इसलिए आते हैं कि हम सरकार क्या बोलना चाह रही है, सरकार का क्या मत है, सरकार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर रखती। तो आपको सवाल पूछने, कभी सुना कि वहाँ पे सवाल पूछा और मंत्रियों उसको मारना पीटना शुरू कर दिया कि अबे तेरे को पता नहीं संविधान में अलाउड नहीं। तो वो वहाँ पर क्या चिल्ला रहे होते हैं, मंत्री जी हमें सवाल पूछने की आज़ादी है। लेकिन अब इतनी भी आज़ादी नहीं है कि यार कान में, मुँह में, नाक में मोबाइल घुसेड़ो
अगर उसके आंख पे लग के आंख निकल जाए फिर। और आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल कितने तीखे, मोबाइल पे जो डब्बा लगा रहता है चौरस, उसकी नोक कहीं अगर आंख में कभी घुस जाए तो देखो क्या हो। समझ आई? तो ये मुझे तो कई बार लगता है इतने माइक के डंडे लंबे लंबे कहीं मत